और अब खबरें तफसील से। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक मरतबा फिर असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू ने पंजाबी और उर्दू टीचरों की बहाली की पॉलिसी से मुतालिक मसाइल को उजागर किया था और इसी में सरकार ने अब बदलाव किए हैं, जिससे उर्दू पंजाबी टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो रहा है। तकर्रियों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली लाई गई है। दिल्ली हुकूमत के नए रोस्टर के मुताबिक जनरल स्टडीज का पर्चा पास करना जरूरी नहीं है। मेरिट लिस्ट जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर रह गया है कि यह अगले के लिए है, अब तक जो हो चुका या जो अपियरिंग थे उनका क्या होगा? एक सवाल यहां पर है जो वो उठा रहे हैं। हमें तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए किया जाए, जैसे और वैकेंसी में किया है, जैसे स्पेशल एजुकेटर है उनकी मेरिट जैसे कंबाइन किया है, ऐसे ही हमारी कीजिए, क्योंकि उनकी पोस्ट खाली है तो हमारी भी तो वैकेंट रह रही है पोस्ट। जैसे हम जैसों की एज निकल गई है, हम तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अभी तो हमारा कोई फायदा नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारा कुछ इसमें फायदा हो रहा है। मेरे टोटल किए जाए तो 92.30 बन रहे हैं और मेरिट 84 पे गई है। तो लेकिन मेरा क्लियर है, वैसे देखा जाए कंबाइन बने तो, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, मतलब नहीं हो रहा है हमारा सिलेक्शन। जनरल के लिए 32 एज है, तो जो अब 32 से ऊपर हो गए हैं, हम एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। सर मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं सिर्फ 5 नंबर्स के लिए फर्स्ट पेपर में रह गई हूँ। हाँ जी, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे से अबव 60 मार्क्स हैं। अभी जो ये डिसीजन DSSB के लिए आया है, उन्होंने ये फ्यूचर के लिए ये जो है अमेंडमेंट किया है, फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होंगे। बट हमारा भी कंसर्न जो है, जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जो एप्लीकेंट्स उसमें अपेयर हुए हैं, उनका मेजर कंसर्न हमारा भी है कि उनको भी किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए। उसके लिए हमने कुछ डेटा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं पुराने जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे। वो आने के बाद उसको स्टडी करेगा कमीशन, स्टडी करके उसमें अगर होगा, गुंजाइश होगी भी इनका भी कंसिडर किया जाना चाहिए, तो हम डेफिनेटली लिखेंगे DSSB को, और उनको भी बोलेंगे कि इसको कंसिडर करके इस पर डिसीजन लिया जाए, उनको भी क्वालिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाए। यकीनन दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो तब्दीली की है उससे मुस्तकबिल के उम्मीदवारों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जो उम्मीदवार इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आखिर उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको राहत देगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जाहिर है जो फ्यूचर के लिए ये जो ऐलान है वो तो जो अगले साल यानी अगले इम्तिहान में या एंट्रेंस टेस्ट में जो लोग बैठेंगे उनके लिए तो ये राहत की खबर है। लेकिन जो अभी आपने लोगों को सुना जो इस साल अपियरिंग है, उनके लिए राहत आखिर कैसे मिलेगी? और कुल मिलाकर ये जो फैसला है ये कितना अहम है? कितनी बड़ी तादाद में उर्दू या पंजाबी टीचरों से जुड़े जो लोग हैं, टीचिंग से जुड़े, जो चाहते हैं कि वो टीचर बने, उनको फायदा मिलने वाला है? और आखिर ये फैसला जो आया, ETV उर्दू की खबर का जो असर है, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो बेशक ये आपकी रिपोर्ट थी जो कुछ महीनों पहले आपने दिखाई थी और आपने भेजी थी, आपने दिखाया था, काफी हमने इसको जोर शोर से दिखाया, बताया, खबर का असर है। लेकिन अब सवाल खुर्रम यहां पर यह है कि जिन लोगों के हमने अभी बयानात सुने हैं, इनका मुतालबा क्या है? और साथ ही साथ ये कि आखिर किस बुनियाद पर ये तब्दीली की गई और इसका फायदा कितनी बड़ी तादाद में जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें मिलने वाला है? खुर्रम, विशाल, देखिए, जब 2019 में वैकेंसीज आई थी, यानी कि उर्दू की 917 और पंजाबी की 800 से 874 ये वैकेंसियाँ आई थी, तो उस वक्त ये जो वैकेंसियाँ आई थी ये 5 साल के बाद आई थी, यानी कि लंबा अरसा हो गया था। और जब एग्जाम हुए और उनके नतीजे आए तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि 15% से भी कम उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि क्वालिफाई कर सके। तकरीबन उर्दू के मामले में 170 उम्मीदवारों ने पास किया था, जिसमें से 100 उम्मीदवारों के ही डॉक्यूमेंट सही पाए गए, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ पंजाबी के 138 उम्मीदवार थे जिन्होंने पास किया, और फिर उनमें से 132 उम्मीदवार हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक पाए गए। लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे उम्मीदवार थे जिनका GS यानी कि पहला जो पेपर है वो क्लियर नहीं था, हालांकि उनके अपने सब्जेक्ट में नंबर जो है बहुत अच्छे थे और मेरिट लिस्ट जो 80 नंबर की थी
उससे भी ज्यादा उनके मार्क्स थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पूरी पॉलिसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो जनरल स्टडीज का पेपर है यानी जीएस का पेपर है, वो ये उम्मीदवार एक तरीके से पहले ही पार कर चुके हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम उम्मीदवार सीटेट क्वालिफाइड है। एक बार नहीं, कई बार इन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मसला बन गई, क्योंकि सिर्फ 15% अगर उम्मीदवार कामयाब होते हैं और सारी पोस्टें खाली रह जाती हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि टीचरों को उनको नौकरी नहीं मिली, मुस्तकिल नौकरी नहीं मिली, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि बच्चों को टीचर भी नहीं मिला। बच्चों को टीचर तो नहीं इस मिला। पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने खुद इसको माना और इसको तब्दील किया है। बिल्कुल इसको तब्दील कर दिया, और अब जो दूसरा पेपर है यानी मजमून का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, और जो पहला पेपर है यानी जीएस का जो पेपर है उसके नंबर और बी के नंबर मिलाकर के, मेन सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी। तो ये बड़ी तब्दीली की गई है। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि अब इस तब्दीली का फायदा जो मिलने वाला है वो कितनी वैकेंसीज पर फिलहाल ये फायदा मिलेगा, और जो वैकेंसी आपने बताया कि 900 के करीब और 800 के करीब, क्या वो सालाना उस वैकेंसीज का मतलब वो इस तरह से इजरा उसका होता रहेगा या फिर ये कि वो एक बार निकल चुकी है, इसमें फिलिंग हो गई, उसके बाद फिर पता नहीं कई सालों के बाद शायद वैकेंसी आए? विशाल, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि 2015 के बाद ये तकरीबन 5 सालों के बाद वैकेंसी आई थी, जिनके ये नतीजा हुआ। अब जो ये सर्कुलर आया है, जो तब्दीली की गई है, वो उसका निफाज होगा मुस्तकबिल में जो वैकेंसी आएंगी, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें कामयाब नहीं हो सके उनके लिए फिलहाल कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन इस बार फिर कह रहा है कि हम इनको कुछ राहत दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं, वरना इसमें तब्दीली करने की जो है सरकार जो है वो मजबूर ना होती। तो सबसे अहम मसला ये है कि उसमें कि एज जो है वो 32 साल इस पॉलिसी के तहत है, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके आपने दिखाया भी कि वो सबके सब 32 साल को पार कर रहे हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो इस पॉलिसी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। आज जब दिल्ली अक़लियती कमीशन के मेंबर जयपाल सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त ये वहां मौजूद थे और अपना दर्द बता रहे थे कि हमें इससे फायदा होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि क्योंकि गलत पॉलिसी का हम शिकार हुए हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, हमें भी राहत दी जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी एज रिलैक्सेशन दिया जा चुका है, यानी कि 40 साल जो खवातीन उम्मीदवार हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अगर आप गलत नहीं कहें तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जमीनी सतह पर यह कारगर पॉलिसी नहीं थी, जिसको दिल्ली सरकार को मजबूर होकर तब्दील करना पड़ा है। हालांकि कई और दिक्कतें थीं जिनको लेकर के अभी भी उस तरीके का फायदा नहीं हुआ है। जिस तरह के जीएस का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स के जो टीचर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको 20 नंबर के क्वेश्चंस उनकी के सब्जेक्ट से आते हैं, जो उर्दू और पंजाबी के उम्मीदवारों को ये एडवांटेज नहीं, यानी कि उनके सब्जेक्ट से जीएस के पेपर में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों को के लिए जीएस का पेपर पास करना दूसरों के मुकाबले में मुश्किल है। हालांकि ये पहले से क्वालिफाइड हैं, क्योंकि ये सीटेट पहले ही क्लियर कर चुके हैं और शायद इस बात को सरकार ने समझा है। लेकिन जो मुस्तकबिल में फायदा होने वाला है वो जरूर होगा, और बहुत सारे उम्मीदवार जो सिर्फ इस वजह से रह जाते थे कि उनका पहला पेपर क्लियर नहीं है, वो आगे आने वाले सालों में वो जरूर इसमें शामिल हो पाएंगे, क्योंकि मेरिट जो होगी वो कंबाइंड होगी और सिर्फ बी सेक्शन को ही देखा जाएगा। तो अब जो आपने बताया कि ऐसे जो पिछली बार जो इसमें एग्जाम में शामिल हुए थे और जो मतलब जनरल स्टडीज में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इस वजह से हालांकि वो अपने मेन सब्जेक्ट में काफी अच्छा नंबर लेके आए थे, तो ऐसे कुछ जो एप्लीकेंट्स से आपने उनके अभी बयान भी भेजा था, आपने वो चलाया है। लेकिन सवाल ये कि अब इनकी तादाद कितनी बड़ी है और कितना ये आसान हो सकता है दिल्ली सरकार के लिए ये कि इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, क्या ये मुमकिन लग रहा है?
देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इस पॉलिसी को अगर पहले से ही लेकर आया जाता तो ये तमाम जरूरत इस पॉलिसी को तब्दील करने की बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि सरकारें जब फैसला करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। कई मर्तबा एज रिलैक्सेशन हो या फिर आप देखते ही हैं कि जो हमारी पॉलिसी है, यानी कि ओबीसी उम्मीदवार हैं या दलित उम्मीदवार हैं, उनको ना सिर्फ नंबरों में बल्कि उनको उम्र में भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये रिलैक्सेशन अभी भी मिल रहा है, इस पॉलिसी में भी मिल रहा है। लेकिन इनका क्या, जो इस गलत पॉलिसी की वजह से 32 साल से ज्यादा के हो जाएंगे, उनको आने वाले सालों में उनको मुस्तकिल नौकरी का बिल्कुल मौका नहीं रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट टीचर के तौर पर तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, जैसे वो अब तक पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो हक है वो उनको नहीं मिल पाएगा। उम्मीदवार इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये जरूर कह रहे हैं कि वो इसकी मांग करेंगे, लेकिन ऐसा कोई डेटा हो कितने उम्मीदवार हैं ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, जिस तरह से मेरी बात हुई है और जिस तरीके के उम्मीदवार हैं, ये काफी बड़ी तादाद में है और कम तादाद नहीं है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार खासतौर से इसको देखे, डीएसएसबी इसको देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर माइनॉरिटी कमीशन ने डीएसएसबी से सवाल पूछा और फिर वहां से जवाब आया कि इस तरीके से हमने इसमें तब्दीली की है, अब जो है कंबाइंड मेरिट होगी। तो वो कहीं ना कहीं इस सिलसिले में सरकार को बेशक ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और बेशक वो जो एप्लीकेंट्स जो आइंदा अब इस टेस्ट में शामिल होंगे उनके लिए तो राहत की खबर है ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो माइनॉरिटी कमीशन की जो बातें हैं या जो वैसे एप्लीकेंट हैं जिन्हें अब लग रहा है कि अब उनकी एज नहीं रही है तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी गलत थी जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उम्मीद करनी चाहिए कि उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार एक कदम जाने पर आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर लेते हैं, दिल्ली पार्लियामेंट से जुड़ी है। पार्लियामेंट का तातुल जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। नए और पेचीदा मुद्दों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ रहा है और अवामी मुद्दों पर ना तो बहस हो पा रही है ना कोई चर्चा हो पा रही है। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई, फिर 12 बजे दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देर साबित नहीं हो सकी। हंगामा आरई के दरमियान पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई यकुम अगस्त यानी 1 अगस्त यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जिनके बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ, जो उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में कहा था, तो उनका कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को खामखा तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि मामला उनसे जुड़ा है लेकिन इसमें सोनिया गांधी को इसमें घसीटा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐवान में सोनिया गांधी के साथ किए गए सलूक पर भी बीजेपी से माफी मांगने का मुतालबा किया। सारे सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। देखिए, ये परंपरा कभी पार्लियामेंट में थी नहीं। ये परंपरा आज सत्ताधारियों ने, भाजपाइयों ने शुरू की है। आज लोकतंत्र की अदालत को बिल्कुल तार तार किया है। जिस अपमानजनक तरीके से अभद्र व्यवहार एक कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और मुझे शर्म आ रही है, और जिस तरह सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया गांधी के साथ उंगली दिखा दिखा के जो व्यवहार हुआ है, क्या ये व्यवहार पार्लियामेंटन का है? क्या ये असंसदीय नहीं है? क्या आज महंगाई के कारण आपने 27 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए हैं? इस अभद्र व्यवहार के लिए क्या सत्ता पक्ष वाले अपने सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं? टीआरएस पार्टी लड़ता है हमेशा गरीबों के लिए। गरीबों का वो निच्चाव सर को उसका ऊपर जीएसटी लगाया, उसको निकाल देना है, और कम करने का कम करना है, निकालने का निकाल देना है। इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। खाली चर्चा करो बोल रहे हैं, चर्चा के लिए भी गवर्नमेंट रेडी नहीं है। चर्चा कर रहे तो रेडी नहीं है, फिर चर्चा हम मांगे तो हमको सस्पेंड किया है।
तो इस पूरे मामले पर यानी संसद की जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ और जिस तरह से पार्लियामेंट में हंगामाराई हुई मुद्दों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आवाम से जुड़े मुद्दे को, चाहे महंगाई हो या जीएसटी हो या फिर अग्निपथ स्कीम हो, उसको लेकर वो आवाज उठा रही थी, या फिर गुजरात में जो जहरीली शराब पीने से अमवात है, इन सब मामले के बाद आज क्या कुछ हुआ है, अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब पीर से यानी सोमवार से जब ये संसद फिर से बैठेगी तो क्या हालात हो गया। हमारे साथ विनीत झा हैं मजीद जानकारी के साथ। विनीत, दो अहम सवाल हैं। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई उस तरह से चल नहीं पाई, वजह क्या रह गई? दूसरा सवाल यह कि जो डीएमके या टीएमसी या फिर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कुछ जो सस्पेंडेड जो मेंबर्स थे वो लगातार धरना दे रहे थे, क्या उनका धरना भी कैंपस में जारी है? विनीत, आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब सदन, दोनों ही सदन, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, जब वह शुरू हुआ, बैठा, और उसके बाद जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बैठने के बाद ही वो स्थगित कर दिया गया, पहले 1 घंटा के लिए और उसके बाद पूरे दिन के लिए। तो निश्चित तौर पर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदन में जो हंगामा रहेगा वो लगातार जारी है। आज 10वां दिन था और 10वां दिन लगातार हंगामा जो है वो जारी रहा है। जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से सदन में कामकाज न के बराबर हुआ है और हंगामा जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो अपनी अपनी बातों पर ही चर्चा करना चाहते हैं। अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि आज हमने देखा कि सोनिया गांधी के मुद्दे पर सरकार से माफी मांगने की लगातार मांग कर रही थी। उनका यह साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने बात की या जो व्यवहार में उन्होंने किया उस पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें सत्ताधारी पक्ष के बारे में बात करें तो सत्ताधारी पक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा था कि जिस तरह का व्यवहार जो है या जिस तरह की बात जो है वो देश की पहली महिला और राष्ट्रपति की ओर लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक है और इसको लेकर के जो है वो माफी मांगने की लगातार बात जो है वो की जा रही थी और इसी को लेकर के जो हंगामा है वो लगातार जो है वो जारी रहा सदन में। निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों की ओर से जो हम देख सकते हैं कि गतिरोध जो है वो लगातार जो है वो कायम रहा है और इस गतिरोध का खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सदन जो होता है, सदन में कार्रवाई की बात होती है, सदन में चर्चा की बात होती है, जिसका फायदा जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचता है। एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने सत्ता पक्ष के कई सांसदों से बात की, कई मंत्रियों से बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन मुद्दों से बचने के लिए जो है वो सदन में हंगामा कर रही है। सत्ताधारी पक्ष के जब हमने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों कोविड को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, या फिर एक और बड़ी बात जिस तरह से एक इंटरनेशनल एजेंसी ने यह कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है लेकिन भारत को मंदी छू नहीं सकता। जिस तरह का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसके बाद विपक्षी सांसदों के पास कुछ ऐसी बात नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। वहीं पर अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें, विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महंगाई की पर चर्चा से बचना चाहती है, कहीं ना कहीं जो प्राइस राइज है उस पर चर्चा से बचना चाहती है, कहीं ना कहीं जो नौकरियों की बात है उन पर चर्चा से बचना चाहती है और इसी कारण हंगामा जो है वो सरकार जो है वो हंगामा करा रही है। तो निश्चित तौर चलिए, तो दोनों जो पक्ष है यानी कि जो सत्ताधारी दल है उनका अपना तर्क है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अपना तर्क है कि सरकार चाहती नहीं है कि सदन के अंदर इस पर चर्चा हो, जबकि जो सत्ताधारी दल उनका कहना है कि अपोजिशन के पास कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है, चूंकि काम सत्ताधारी दल ने इतना किया है या सरकार ने इतना काम किया है कि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विनीत। अगली खबर एक बहुत अहम खबर है, लगातार उसमें तब्दीली आ रही है, कर्नाटक से। कर्नाटक के सूरतकल में कारोबारी फाजिल की आखिरी रस्म आज अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुबह अदा की गई। जुलूस जनाजा में भारी भीड़ उमड़ी। ख्याल रहे कि सूरतकल में कल नामालूम अफराद ने कारोबारी फाजिल की दुकान में घुसकर उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस ने फाजिल केस में कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। ख्याल रहे कि कर्नाटक में लगातार नज्म नस्क की सूरत हाल बिगड़ती नजर आ रही है। गुज़िश्ता दिनों ही बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर
प्रवीण का कत्ल भी हुआ। इस बीच वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इशारा दिया है कि वो अमनो अमान में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाएंगे, सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यूपी मॉडल इख्तियार करने की भी बात कह डाली है। तो अहम सवाल यहां पर यह है कि फाजिल का कत्ल एक रोज कबल, उससे कुछ दिनों पहले प्रवीण का कत्ल, और उससे भी कुछ दिनों पहले एक हफ्ते कबल खबर है कि एक और किसी ऐसे मुस्लिम शख्स का कत्ल हुआ था। तो ये पूरा मामला आखिर क्या बता रहा है? रऊफ हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से। रऊफ, किस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं? 3 कत्ल जो है अभी हालिया दिनों में एक के बाद एक हो चुके हैं, और अब जो ताजा मामला है उसके बाद जो वजीर आला का बयान है, क्या समझा जाए कि क्या कुछ आगे काम हो रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और जिस तरह से खबर आई है कि एनआईए से जांच होगी प्रवीण कत्ल की, तो क्या ये जांच का दायरा इधर भी आएगा? जो फाजिल का कत्ल किसने किया है, क्या उसमें भी वो भी एनआईए जांच के दायरे में आएगा? जी देखिए, पिछले 10 दिनों में कर्नाटक के साहिली इलाकों में 3 कत्ल की वाकयात पेश आए हैं। सबसे पहले मसूद नामी नौजवान का कत्ल होता है। उसके ठीक 8 दिन के बाद बीजेपी के लीडर परवीन नेट्टावर का कत्ल होता है। नौजवान लीडर थे बीजेपी के परवीन, उनका कत्ल हुआ है। और कल जो है फाजिल नामी शख्स का रात 8:30 बजे कत्ल हुआ है सूरत कल इलाके में। पुत्तूर के करीब परवीन का कत्ल हुआ था, और इसी साहिली इलाके में मसूद का कत्ल हुआ। तो कुल 3 नौजवानों की मौत हुई है, और इसके ऊपर जो है काफी सियासत रियासत में देखने को मिल रही है। और जिस बेदर्दी से इन नौजवानों का कत्ल हुआ है, चाहे वो परवीन का हो, चाहे वो इससे कबल मसूद का हो, या अब कल रात में जो फाजिल का जो कत्ल हुआ है, बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल के वाकयात पेश आए हैं। और इस पर जो सियासत हो रही है, तो काफी एक अफसोसनाक सियासी पहलू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल वजीर आला ने मंगलुरु का दौरा किया, परवीन के रिश्तेदारों से मुलाकात की, मुआवजे का भी ऐलान किया, तमाम तर उनसे इजहार हमदर्दी की। लेकिन वजीर आला ने क्यों मसूद के खानदान के लोगों से मुलाकात नहीं की, क्यों उनके रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं की, जिसका कत्ल परवीन के कत्ल से 8 दिन कबल पेश आ चुका था? तो ये सवाल मुकामी मुस्लिम तंजीमें, मुकामी सियासी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं। तो मामले की जब तहकीकात की अगर बात की जाए, तो परवीन के इस पूरे मामले में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे कबल जब मसूद का कत्ल हुआ, तो उस मामले में भी चंद अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनमें हिंदू तंजीमों के कारकुनान भी शामिल हैं। ये बात काबिल गौर है। तो ये बात कही जा रही थी कि मसूद का इंतकाम के तौर पर परवीन का कत्ल हुआ, लेकिन जब परवीन का कत्ल हुआ तो अचानक उसके 2 दिन बाद एक और नौजवान फाजिल का कत्ल होता है। तो इस पूरे मामले के बाद, इस तीसरे कत्ल के वाक़े के बाद इस वक्त हालात वहाँ पर कशीदा हैं, खासतौर पर मंगलुरु के अतराफ, सूरत कल में। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ तमाम जानकारी के लिए। अब सवाल ये है खासतौर से जो सीएम ने चूंकि इस बारे में खुद आगे बढ़कर बातें की हैं, बयान दिया है, लेकिन लोग इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि एक तरह से सबके खानदान वालों के साथ मिलना हो, सबको अगर हर्जाने या फिर मुआवजे की रकम है तो मुआवजे की रकम भी सभी को दी जाए। साथ ही साथ ये कि इस पूरे मामले का क्या जुड़ाव, हर एक कत्ल दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये पुलिस के सामने एक अहम सवाल है। इसकी तफ्तीश करना और ये भी जानना कि आखिर ये इसका जो है इसका आगाज जिस तरह से हुआ हो, तो ये आखिर कहाँ तक जाने वाला, इसका हदफ क्या है, बेंगलुरु पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ये एक सवाल है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। अदब।